ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, ये टाइटल है नई प्लेलिस्ट का जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक मिशन के तहत हम काम करते हैं। उस मिशन का नाम हमने रखा है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी हमारे पास है अध्ययन अध्यापन से संबंधित वो सब आपके हवाले, फ्री ऑफ कास्ट है। ये हमारा मिशन, किसी भी स्टेज पर कोई फीस नहीं है। बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इससे जुड़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले इससे जुड़ सकते हैं। हालांकि कंपटीशंस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हम इस पर बहुत ही कम कराते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बीएससी के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, यूनिफाइड सिलेबस है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये एक बैकग्राउंड बनाएगा, एक फाउंडेशन बनाएगा, मजबूत फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी ज़रूरी होता है। इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोई भी मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको खूब समझ में आएगा। आपकी जानकारी में कोई भी बच्चा हो बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, उसको आप इस मिशन से जोड़ सकते हो, इसके बारे में उसको जानकारी दे सकते हो। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का, जहाँ पर मैं सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। विविधा विषयों पे वीडियोस बना करके मैं उस चैनल पे अपलोड करता हूँ। मन करे तो वहाँ भी टहल आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस चैनल गणितपुर को सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए। आपके लिए हम काम करते हैं, एक मिशन हमारा है। वेक्टर एनालिसिस के 3 भाग हैं: वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस का ये एक चैप्टर है, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम। वेक्टर कैलकुलस एक प्लेलिस्ट है हमारी, काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट है। वेक्टर कैलकुलस गणितपुर सर्च करिएगा तो तुरंत मिल जाएगा। उसमें आखिरी वीडियो में हमने इन तीनों थ्योरम्स की चर्चा की है और बहुत ही संक्षेप में शॉर्टकट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डील किया है। लेकिन व्यूवर्स की डिमांड थी कि ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम पे अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाए और विस्तार से चर्चा किया जाए। तो इसी इरादे के साथ मैं ये प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के लिए जो रिक्विजिट है, रिक्विजिट्स वो ये है, एक तो लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल्स मैं सीधे प्लेलिस्ट की टाइटल ही लिख दे रहा हूँ, गणितपुर। ये सब उपलब्ध है इस चैनल पे। सरफेस इंटीग्रल्स गणितपुर, वॉल्यूम इंटीग्रल्स गणितपुर। इस चैनल को इस चैप्टर को, इस प्लेलिस्ट को विस्तार से शुरू करने से पहले ये जरूरी था कि लाइन इंटीग्रल्स को, सरफेस इंटीग्रल्स को, वॉल्यूम इंटीग्रल्स को हम विस्तार से आपको पढ़ा दें। सो मैं कर चुका हूँ, ये आप प्लीज़ देख लीजिए। इनको आप देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए, तभी आप इसे देखिएगा। अदरवाइज अभी आप इसको बंद कर दें, पहले आप इनसे होके गुजर लो तब। अब इनके लिए भी जरूरी चीज़ क्या है? मल्टीपल इंटीग्रल्स। मल्टीपल इंटीग्रल्स गणितपुर, या तो इस प्लेलिस्ट को शुरू करने में काफ़ी हमने टाइम लिया, देर किया, विलंब किया। व्यूवर्स की बार डिमांड को भी मैं टालता रहा, इसीलिए कि जब तक ये सब चीज़ ना हो जाए खूब विस्तार से, तब तक इसको शुरू करना बेकार है। और भी कुछ कारण रहे इसको शुरू करने में विलंब के। कुछ ज़रूरी चैप्टर्स थे, हमने कहा उनको भी पहले निपट लें। आइए आज हम शुरू करते हैं ग्रीन्स थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ।
ग्रीन मैथमेटिशियन का नाम है, गॉस मैथमेटिशियन का नाम है, स्टोक मैथमेटिशियन का नाम है। ग्रीन्स थ्योरम। इसमें कुल 11 वीडियोस हैं और सरफेस इंटीग्रल में भी 11 वीडियोस हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल्स में कुल 6 वीडियोस हैं और मल्टीपल इंटीग्रल्स का याद नहीं है हमें। ग्रीन्स थ्योरम। लेट capital R be a closed region in XY plane bounded by a closed curve C, bounded by a closed curve C। ठीक, XY प्लेन में एक क्लोज्ड कर्व C के द्वारा बाउंडेड रीजन माना कि कैपिटल R से प्रदर्शित किया जा रहा है। एंड लेट फाई ऑफ XY, साई ऑफ XY बी कंटिन्यूअस फंक्शंस बी कंटिन्यूअस फंक्शंस, 2 वेरिएबल फंक्शंस है ये। हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपको मालूम होना चाहिए, सो मालूम होगा ही, बहुत सिंपल सी चीज होती है। हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स in the region R, then integral over C, C क्लोज्ड कर्व है। अगर C क्लोज्ड कर्व ना लिखा हो तो फिर उस क्लोज्ड कर्व है ऐसा बताने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। अगर क्लोज्ड कर्व है फिर भी ये सिंबल बना दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। साई dx प्लस फाई dy इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर R। क्लोज्ड रीजन है, लिखा होगा क्लोज्ड रीजन। अगर ये ना लिखा रहे तब क्लोज्ड रीजन है ये जताने के लिए यहां ऐसा सिंबल ऐसे कर देते हैं, क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड रीजन लिखा है फिर भी आपने सिंबल बना दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई dx dy, जिसे हम डेल बोल रहे हैं उसको डेबा भी बोलते हैं, DEBA, डेबा, डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स, वेयर C इज डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो इसको आप समझ लीजिएगा। जितने भी कर्व्स हैं सब पॉजिटिवली डिस्क्राइब किए गए। पॉजिटिवली डिस्क्राइब करने मतलब एंटी क्लॉकवाइज डिस्क्राइब बनाए गए, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको बोलते हैं। वेयर C इज डिस्क्राइब्ड इन, या ऐसे लिख दें, C इज पॉजिटिवली डिस्क्राइब्ड। पॉजिटिवली, ओह सॉरी, फिर इतने में नहीं आएगा, इज पॉजिटिवली डिस्क्राइब्ड। प्रूफ, it is the relation between plane surface integral and line integral.
ये भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हालांकि बोल दिया फिर भी लिख दे रहा हूँ। ये देखो, इसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल है। चूंकि एक्स वाई प्लेन में है इसलिए ये प्लेन सरफेस इंटीग्रल है। इट इज रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल। अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो इसको हमारा पहला वीडियो इसको देख रहे हैं, लाइन इंटीग्रल आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब लाइन इंटीग्रल हम यूज कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल आपको मालूम होना चाहिए। इट इज रिलेशन बिटवीन द लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, प्लेन सरफेस इंटीग्रल, प्लेन सरफेस इंटीग्रल। प्रूफ में थोड़ा ज्योमेट्री ज़्यादा लिखनी है, आराम से मैं लिख रहा हूँ, आप उसको आप उतार रहे हो तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो वो कर लीजिए, जो आपकी इच्छा। प्रूफ लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स, मैं लिख दे रहा हूँ, इधर फिगर बना दे रहा हूँ। लेट द इक्वेशंस ऑफ द क्लोज्ड कर्व है ना, उसको हम पार्ट में ब्रेक करके लिख रहे हैं। लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स ए पी बी एंड बी क्यू ए comma denoted by capital C1 and capital C2, comma B y equals to f1 of x and y equal to f2 of x respectively. Then ये क्लोज्ड कर्व सी, इसकी हम बाउंड्रीज बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस।
ओरिजिन वाई एक्सिस पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू ए, इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू बी, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू सी, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू डी लिख दो। तथापि ए बी इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को P, इसे Q, ऐसा लिख दो। पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, पॉजिटिवली डिस्क्राइब्ड है माने पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, ऐसे बनाया गया है कर्व, इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। ऐसे अब आप इसको पढ़िए। लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स ए पी बी एंड बी क्यू ए, इस हिस्से का इक्वेशन अलग, इस हिस्से का इक्वेशन अलग हमने मान लिया कि ये कर्व C1 है, ये कर्व C2 है। अब यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम, बहुत गंदा हो जाएगा ना, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, एक हिस्सा ये लेंगे, एक हिस्सा ये लेंगे। तो बस सब लिख के ही काम चला लेते हैं। इस कर्व C1 का इक्वेशन y इक्वल टू f1x, C2 हिस्से का इक्वेशन y इक्वल टू f2x हमने मान लिया। अब ये फिगर हम मिटाएंगे नहीं, और स्पेस हमारे पास अब बहुत कम बचा, केवल राइट हैंड साइड में बचा, इसलिए उसी को मिटाएंगे। आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। डबल इंटीग्रल ओवर R डेल साई अपॉन डेल वाई dx dy इक्वल्स टू इंटीग्रल dx dy इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f1x टू f2x डेल साई अपॉन डेल वाई dx dy। ये रहा। ठीक समझ रहे हैं आप? ये फंक्शन हमने वही रखा, इंटीग्रेटर्स वही हैं, लिमिट केवल लगा हुआ है। तो लिमिट x की लिमिट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और y की लिमिट, ये आपको हम मल्टीपल इंटीग्रल में सब बताते ही हैं कि dx dy लिखा है, किनारे dy है तो y एक्सिस की पैरेलल स्ट्रिप खड़ी करेंगे, ठीक है ना, उसको हम खींचेंगे इधर भी, तो x की लिमिट मिल जाती है। और जो लोअर एंड अपर एंड है, लोअर एंड किस पर स्थित है, उस पर y का मान, लोअर एंड कर्व C1 पर स्थित है, उस पर y की वैल्यू f1x लिखा है आपने, अपर एंड इस पर स्थित है, इस पर y का मान f2x लिखा था, तो वही लिमिट हो गया। अब इसको पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा फिर उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए हम बोलते हैं व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था देखो इस तरीके से बनेगा, a टू b ब्रैकेट इंटीग्रल f1 ऑफ x टू f2 ऑफ x डेल साई अपॉन डेल y dy ब्रैकेट क्लोज्ड dx। या पहले y के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया, जो आएगा उसको फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b ब्रैकेट साई ऑफ एक्स वाई, साई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है। ये जो है इंटीग्रैंड, साई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है, उसको आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो क्या आएगा, साई आएगा, साई ऑफ एक्स वाई। एक्स स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y वेरी करेगा, y का वेरिएशन ये लिखा हुआ है। तो आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल की तरह ट्रीट करते हुए लिमिट लिख दीजिए f1x टू f2x और dx।
फिर वही बात, आप उतना उतार लो, मिटाना पड़ेगा हमें, जगह है नहीं। एक लाइन हम एक स्टेप यहाँ लिख लिया करें, फिर उसको उधर कनेक्ट कर दिया करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट रखो पहले इसमें, एक बार y की जगह अपर लिमिट, फिर y की जगह लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव लगेगा, ये सब आप जानते हैं। साई ऑफ x कामा f2 ऑफ x माइनस साई ऑफ x कामा f1 ऑफ x dx, एक स्टेप यहां और आ जा रहा है, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल b टू a साई ऑफ x f2 ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल a टू b साई ऑफ x कामा f1 ऑफ x dx, ऐसा लिख दिए। पहले वाले में लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया ना, तो एक निगेटिव बाहर आता है बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये आप जानते हैं। अब इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लिए और फिर बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे। पहले हम लिखें इसको, पहला इंटीग्रल किस कर्व पर है, किस लाइन इंटीग्रल पर है, दूसरा किस पर है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं इक्वल्स टू, राइट लेफ्ट हैंड साइड नहीं उतार रहा है, या आप चाहो तो उतार लो, इम्प्लाइज दैट डबल इंटीग्रल ओवर आर, यही चल रहा था ना, चल रहा था डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, पहले माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, इसी को लिख दिया इंटीग्रल b टू a साई ऑफ x कामा f2 ऑफ x और dx प्लस इंटीग्रल a टू b साई ऑफ x कामा f1 ऑफ x dx, ब्रैकेट क्लोज्ड। इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट। अब ये लाइन इंटीग्रल है, तो देखो किस कर्व पर, किस पाथ पर, कर्व के किस पोर्शन पर x का वेरिएशन b टू a है, इस पोर्शन पर a, इस पोर्शन पर, यहां से यहां तक, यहां पर x इक्वल टू b है, यहां पर x इक्वल टू a है। तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑन दिस कर्व, दिस पोर्शन, जिसको C2 लिखे थे आप, और ये x का वेरिएशन a टू b है, ऐसे जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है कर्व उसी डायरेक्शन में लिमिट देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक। तो ये हिस्सा हो गया C2 पर, ये हिस्सा हो गया C1 पर, तो इसको लिखो इंटीग्रल ओवर C2 साई ऑफ x कामा y, क्योंकि C2 पर आपने माना है कि y इक्वल टू f2x है, तो यहाँ y लिख दिया dx प्लस इंटीग्रल ओवर C1 साई ऑफ x कामा y dx। इंटीग्रेंड वही है, इंटीग्रेटर वही है, पाथ देखो C2 पर मेजर किया आपने, C1 पर मेजर किया, C2 पर कैलकुलेट किया, C1 पर कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड किया, इसका मतलब पूरे C पर कैलकुलेट किया। तो इसको हम लिख दें इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल C ओवर C साई ऑफ एक्स वाई dx, नंबर 1। इस रिजल्ट को हम लिख ले रहे हैं कहीं किनारे, डबल इंटीग्रल ओवर r डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल वाई dx dy, ये बराबर निकला माइनस इंटीग्रल ओवर c साई ऑफ एक्स वाई, साई ऑफ एक्स वाई dx, ये है नंबर 1, क्योंकि उसे भी मिटा देंगे, आप लिख रहे हो तो लिख लो। तो ध्यान रखिए पूरा समग्र रूप से एक साथ क्या किया आपने, इन टोटो कर्व को दो हिस्सों में बांट दिया, C1 C2, और कुछ कैलकुलेशन किया, एक रिजल्ट मिल गया। अब हम कर्व को फिर दो हिस्सों में बांटेंगे, कैसे, एक पोर्शन ये लेंगे, एक पोर्शन ये लेंगे,
फिर यही सब एनालिसिस करेंगे, फिर एक रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट को मिक्स करेंगे। ये व्हाइट बोर्ड का बंटवारा है भाई, इसको इसमें शामिल न कर लेना, कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये भी उसी का हिस्सा है। तो इसके लिए कुछ कलर ही बदलने, कैसे बदलें, क्या करें, ऐसे करना है, ये ऐसे ऐसे, ये जो है बोर्ड का बंटवारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स let the equations of the curves कौन सा QAP and PBQ comma denoted by, इन पोर्शंस को डिनोट करिए किसी से, C2 C3 या C1 डैश C2 डैश, डिनोटेड बाई C1 डैश एंड C2 डैश रेस्पेक्टिवली बाद में लिख देंगे, कामा B x इक्वल टू G1y एंड x इक्वल टू G2y रेस्पेक्टिवली। देन डबल इंटीग्रल ओवर R del phi upon del x dx dy is equal to डबल इंटीग्रल ओवर R del phi upon del x dy dx कर लिया इसको हमने पहले। अब इसे हम इंटीग्रल पहले हम y की लिमिट लिखेंगे, इन पोर्शंस के लिए एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, वेरिएशन ये है ना, y क्या, यहाँ पर y c है, यहाँ पर y d है, तो y का वेरिएशन, y की लिमिट हो गई c टू d, और x का वेरिएशन ये लिखा हुआ है, इस हिस्से पर x G1y है, इस हिस्से पर x G2y है, तो लिखिए G1y टू G2y, डेल फाई अपॉन डेल x dy dx। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिख लो, नोट इट, दोहराते समय नोट इट केयरफुली, नोट दिस स्टेप केयरफुली, ये सब लिखा रहता है तो दिमाग वहाँ पे रुकता है कि भाई देखो इसमें कुछ स्किल है, कुछ ट्रिक है। अब हम समझ रहे हैं, सब मिटा देना, तो दिमाग में सब आई है। व्यवस्था बनाइए, पहले किसके रिस्पेक्ट में, x के। ये हो गया, इंप्लाइज दैट डबल इंटीग्रल ओवर r डेल फाई अपॉन डेल x dx dy, ये बराबर हो गया इंटीग्रल c टू d स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल G1y टू G2y डेल फाई अपॉन डेल x dx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dy इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल x माने फाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में,
फाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आएगा, फाई आएगा। इंटीग्रल सी टू डी स्क्वायर ब्रैकेट फाई ऑफ एक्स वाई, और डेल फाई अपॉन डेल एक्स में वाई स्थिर था, कांस्टेंट था, वेरी कौन करेगा, एक्स, एक्स की ये लिमिट लिखी हुई, g1 वाई टू g2 वाई और dy। ये x की लिमिट है, y स्थिर, इक्वल्स टू इंटीग्रल c टू d स्क्वायर ब्रैकेट फाई ऑफ x की जगह रखना है इसको, g1 ऑफ y कामा x y माइनस फाई ऑफ, पहले अपर लिमिट रखा जाता है गुरुजी, g2 ऑफ y कामा y माइनस फाई ऑफ g1 ऑफ y कामा y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dy इक्वल्स टू इंटीग्रल c टू d फाई ऑफ g2y कामा y dy। इस माइनस को हम प्लस कर दे रहे हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, प्लस इंटीग्रल d टू c फाई ऑफ g1 ऑफ y कामा y dy। y का वेरिएशन c टू d किस पोर्शन पे है, फिगर देख लीजिए, y का वेरिएशन c टू d, c टू d पी बी क्यू पर है, पी बी क्यू माने c2 डैश पर है। implies that double integral over r del phi upon del x dx dy is equal to integral over c2 dash phi of x कामा y, क्योंकि c2 डैश पर x इक्वल टू g2 ऑफ y है, और dy प्लस इंटीग्रल ओवर c1 डैश फाई ऑफ c1 डैश पर x इक्वल टू g1 y है, तो x कामा y dy। इंटीग्रेंड सेम है, इंटीग्रेटर सेम है, एक बार उसको आप इस पोर्शन पे, एक बार इस पोर्शन पे कैलकुलेट करके ऐड कर रहे हो, इसका मतलब पूरे कर्व पर कैलकुलेशन हो गया। इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c फाई ऑफ x कामा y dy। नंबर 2, 1 ये लिखा हुआ, ये 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ताकि सब्ट्रैक्ट करने से ये भी प्लस हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, subtracting 1 from 2, we have टू में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, यानी कि डबल इंटीग्रल ओवर r डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई माइनस डबल इंटीग्रल ओवर r डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, साइड क्यों बदल दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में लाइन इंटीग्रल वाले को इंटीग्रल को लेफ्ट रखना है।
तो वैसे ही लिखो, क्या जरूरत है बदलने की। इंटीग्रल ओवर सी फाई ऑफ एक्स वाई डी वाई, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ओवर सी साई ऑफ एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई माइनस डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई implies that integral over c bracket phi dy plus psi dx ये हो गया इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर r ब्रैकेट डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, यही प्रूव करना था। छत्तीस मिनट हो गए, अब इसके आगे कुछ और नहीं बताएंगे। कुछ हम और चाहते थे भी, 10 मिनट काम और निपट ही लेते हैं। पहला वीडियो थोड़ा भारी है सही। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। Vector form of Green's theorem. Let capital F arrow equals to capital F1 I cap plus capital F2 J cap, then कर्ल एफ एरो इक्वल्स टू नेबुला क्रॉस एफ एरो इक्वल्स टू नेबुला बोले तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई। एक्स वाई प्लेन में लिख रहे हैं ना, जेड नहीं लिख रहे। क्रॉस F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप। अब देखो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई लिखना है। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो ये बराबर आ जाएगा डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू के कैप। आल्सो एन कैप विच इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। एक्स वाई प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर कौन होगा? के कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर विच इज के कैप। देयरफॉर कर्ल एफ एरो डॉट एन कैप बराबर, इसमें एन कैप यानी के कैप से डॉट कर लेंगे तो क्या आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी आएगी डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई। अब ग्रीन थ्योरम लिखिए और उसको फिर कन्वर्ट किया जाए वेक्टर फॉर्म में। बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल ओवर C F1 dx प्लस F2 dy इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर R डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई dx dy implies that इंटीग्रल ओवर C ये है F एरो डॉट D वेक्टर R। वेक्टर आर एक्स वाई प्लेन में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डी वेक्टर आर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए कितना आएगा, यही तो आएगा।
किसका? इसका एफ और डी आर का। ये एफ लिखा है, ये डी आर लिखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट F1 dx प्लस F2 dy आएगा। और दाहिने तरफ जिसे आना है वो लिखा हुआ है, ये क्या लिख दिया जाए? कर्ल F डॉट एन कैप इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर कर्ल F एरो डॉट एन कैप डी एस, वेयर वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड डी एस एलिमेंटरी एरिया सरफेस एरिया इक्वल टू एक्स वाई प्लेन में एलिमेंटरी एरिया डी एक्स डी वाई होता है। और ये क्या चीज़ है पता है? दिस इज स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। दिस इज स्टोक थ्योरम ऑन प्लेन, इन प्लेन, जो भी लिख दिया, इन ज़्यादा अच्छा लगे, इन प्लेन। इसके बाद एक फैक्ट और बताना जिसको हम लिखेंगे नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा। इन अ प्लेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम, क्योंकि प्लेन में ग्रीन थ्योरम हम पढ़ते हैं और वो स्टोक थ्योरम ही हो गया। अभी आपको मैंने दिखा दिया करके, यानी कि प्लेन में स्टोक थ्योरम ग्रीन थ्योरम एक ही है। दूसरी बात, while proving Green's theorem, we assumed that lines parallel to axes meet C in at most 2 points। ये एक बारीक सी बात है जो मैकेनिज्म में छिपा हुआ है। चलो लिख ही देते हैं इसको, लिखा रहेगा आपके पास तो ठीक रहेगा। 5-7 मिनट और। While proving Green's theorem, while proving Green's theorem, we assumed that lines parallel to axes, lines पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीट सी इन एटमोस्ट 2 पॉइंट्स, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। समझ रहे इस बात को? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस खींची गई हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं, वो सी से अधिक 2 पॉइंट्स पर मिले। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पर मिल रही हैं रेखाएं, लाइंस, तो हम रीजन को ब्रेक कर देते हैं। इफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, if the lines parallel to axes meet C in more than 2 points, then we divide the region, in suitable portions, मान लीजिए ऐसा कर्व हो, इस कर्व के द्वारा बाउंडेड ऐसा रीजन हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पैरेलल जो लाइंस हैं,
अब देखो जैसे यही लाइन है, ये कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रीजन को यहीं से हम कट लगा करके दो पोर्शन में बांट लेंगे। एक पोर्शन उधर हो जाएगा, एक पोर्शन इधर, ताकि 3 पॉइंट्स कट ना हो। समझ रहे ना? तो एक पोर्शन कर्व का ये हो जाएगा, एक पोर्शन कर्व का ये हो जाएगा। In the given figure, we divide the region in portions, 2 portions, this and this. यही समझाना था। वीडियो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू वेरी मच।